स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे विभिन्न प्रकार के सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, जिसे बैटरी के नाम से हम लोग जानते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग शुष्क सेल या सूखा सेल से। शुष्क सेल या सूखा सेल, जिसे हम लोग ड्राई सेल भी कहते हैं, यह वस्तुतः पूरी तरह से शुष्क नहीं होता, क्योंकि इसमें अमोनियम क्लोराइड के लई का इस्तेमाल होता है। लेकिन बाहरी आवरण और अधिकांश स्तर पर अन्य सेलों की तुलना में सूखे रूप में प्राप्त होता है। पहला यह सेल था जो शुष्क रूप में लगभग था, और यही कारण इसे शुष्क सेल या सूखा सेल कहते हैं। जॉर्ज लेक्लांसे से इसका निर्माण किया था, इसे लेक्लांसे सेल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसके निर्माण में एक जस्ते का पात्र या वेसल होता है, जिसके बीचों बीच ग्रेफाइट या कार्बन की एक रड होती है। ग्रेफाइट कार्बन का ही एक सूक्ष्म रूप है, और इसके ऊपरी हिस्से पर ब्रास की कैप लगा दी जाती है। इसे सीलिंग वैक्स से हम लोग सील कर देते हैं। इसके ऊपर कार्डबोर्ड का एक लेयर भी चिपका दिया जाता है। ये जो पात्र है, जो वेसल है, यह जस्ते का बना होता है, और यह वेसल एनोड का कार्य करता है। इसमें ग्रेफाइट के छड़ के बाद का जो आवरण होता है, उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों का मिश्रण भर दिया जाता है, और ये मिश्रण सामान्यतः लई के रूप में होता है। इसीलिए हम लोग इसे पूर्णतः शुष्क तो नहीं कह सकते, लेकिन लई बनाने के बाद ये लगभग सूख जाता है, तब इसे हम लोग भरते हैं। प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है, और यह प्राथमिक सेल है क्योंकि इसे रिचार्ज नहीं कर सकते। शुष्क सेल का सबसे बेहतर उदाहरण है, यानी जो शुष्क सेल की हम लोग चर्चा कर रहे हैं वह एक प्रकार का प्राथमिक सेल है, और प्राथमिक सेल भी एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल ही है। बस फर्क इतना है कि इसे हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते, पुनः उपयोग में नहीं ला सकते, क्योंकि इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, अर्थात इरिवर्सिबल होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। शुष्क सेल या सूखा सेल एक प्रकार का प्राथमिक सेल है, जिसे पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इस सेल के निर्माण में जस्ते का एक पात्र होता है, जो एनोड की तरह कार्य करता है। पात्र के बीचों बीच एक ग्रेफाइट की छड़ होती है, जिसे हम लोगों ने फिगर में पीछे देखा भी, जिसका ऊपरी भाग पीतल की टोपी से ढका होता है। पात्र के बीच में मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड की लई भर दी जाती है, तथा पात्र को कार्डबोर्ड से ढक दिया जाता है और इसे सील भी कर दिया जाता है। Dry cell is a kind of primary cell because it is not rechargeable. It is made by a Zn vessel and a graphite rod is kept in middle. A paste of MnO2 and NH4Cl is filled around the rod. The vessel is sealed by sealing wax and covered by cardboard. Sealing wax इसको सील करते हैं और कार्डबोर्ड से हम लोग ढक देते हैं। जो जस्ते का वेसल होता है वह एनोड की तरह कार्य करता है, और मैग्नीज डाइऑक्साइड की जो चूर्ण है ये 5 के रड के साथ मिलकर वो यहाँ पर कैथोड की तरह कार्य करती है। इस सेल में अभिक्रियाएं कुछ इस प्रकार से होती हैं। इस सेल में जस्ते का पात्र एनोड की तरह कार्य करता है, तो इलेक्ट्रॉन का वो त्याग करता है, अर्थात वहाँ ऑक्सीकरण होता है। कैथोड पर मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का अमोनियम प्लस आयन, ये जो अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl टूटता है NH4 प्लस में और Cl माइनस में। ये अमोनियम आयन या रिएक्शन में भाग लेता है, तो ये अमोनियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के Mn2O3 अमोनिया और H2O का निर्माण करता है। इस रिएक्शन में चूंकि इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, अतः यहाँ पर अवकर्ण हो रहा है और यह कैथोड का कार्य करता है। इन दोनों रिएक्शंस, हाफ रिएक्शंस को जब हम लोग जोड़ते हैं तो एक पूर्ण सेल अभिक्रिया यानी नेट सेल रिएक्शन का निर्माण होता है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन कट गए, बाईं ओर Zn प्लस 2 MnO2 प्लस 2 NH4 प्लस, और दाईं ओर बचे Zn2 प्लस प्लस Mn2O3 प्लस 2 NH3 प्लस H2O। अर्थात ये रिएक्शन इस सेल का पूर्ण सेल रिएक्शन है, अर्थात पूर्ण सेल अभिक्रिया, नेट सेल रिएक्शन। यह है शुष्क सेल। शुष्क सेल की अपनी परिसीमाएं, क्योंकि इसे रिचार्ज नहीं कर सकते, लेकिन इसका उपयोग करना और परिवहन बहुत ही आसान होता है। चलिए चर्चा हम करेंगे लेड संचायक सेल की। लेड संचायक सेल या लेड स्टोरेज सेल एक प्रकार का द्वितीयक सेल है, अर्थात सेकेंडरी सेल है। इसे हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं, अर्थात पुनः उपयोग में ला सकते हैं। क्यों रिचार्ज कर सकते हैं? तो इसके रिएक्शन जो होते हैं वो रिवर्सेबल होते हैं, यानी उत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात दोनों दिशाओं में होते हैं। और ये जो लेड संचायक सेल है प्राय अक्सर घरों में इन्वर्टर की बैटरी के रूप में इस्तेमाल होती है, बहुत सारे वाहनों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेड स्टोरेज सेल में लेड के ही 2 ग्रिड होते हैं। एक लेड का ग्रिड एनोड का कार्य करता है, और दूसरे पर PbO2 की परत होती है, यानी लेड डाइऑक्साइड की परत होती है, और यह कैथोड की तरह कार्य करता है। इस लेड संचायक सेल में जो रिएक्शंस होते हैं जो रिवर्सेबल होते हैं, इसलिए इसे रिचार्ज हम लोग कर सकते हैं। लेड संचायक सेल एक प्रकार का द्वितीयक सेल है, अर्थात इसे पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। इस सेल में लेड का एक ग्रिड होता है जो एनोड का कार्य करता है, और लेड के एक दूसरे ग्रिड पर PbO2 की परत होती है जो कैथोड का कार्य करता है।
लेड स्टोरेज सेल इज ए काइंड ऑफ सेकेंडरी सेल बिकॉज इट इज रिचार्जेबल है। सेकेंडरी सेल है क्योंकि इसे रिचार्ज कर सकते हैं। इन दिस सेल ए ग्रिड ऑफ लेड वर्क्स एज एनोड, यानी लेड का एक ग्रिड होता है जो एनोड की तरह कार्य करता है। एंड एनोदर ग्रिड ऑफ लेड व्हिच इज कोटेड विथ PbO2 अर्थात लेड डाइऑक्साइड वर्क्स एज कैथोड, यानी यहाँ लेड जो है वो एनोड का कार्य करता है और लेड डाइऑक्साइड कैथोड का, क्योंकि जो दूसरा ग्रिड है जो लेड का ही बना होता है लेकिन लेड ऑक्साइड से ढका होता है। लेड डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर कैथोड का कार्य करता है। इस सेल के रिएक्शंस को हम लोग इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। इस सेल में दोनों जो ग्रिड होते हैं उनको 20% H2SO4 जो PbSO4 इलेक्ट्रोलाइट से मिला होता है उसके सोल्यूशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी PbSO4 को 20% H2SO4 के साथ मिलाते हैं और इसके बाद वो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यहाँ पर कार्य करता है। वो H2SO4 टूटता है 2H+ में और SO4 2- में, और यहीं से शुरुआत होती है इसके सेल रिएक्शंस की। एनोड पर जो लेड है वो H2SO4 और PbSO4 के जो सल्फेट आयंस मिलते हैं उनसे रिएक्शन करके PbSO4 बनाता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है यहाँ ऑक्सीकरण होता है, इसलिए एनोड का कार्य करता है। कैथोड पर PbO2 जो H2SO4 से H आयन प्राप्त होते हैं 4H+ आयन और SO4 2- और 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर PbSO4 और 2H2O का निर्माण करता है। क्योंकि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है इसलिए यह अवकरण है और ये जो इलेक्ट्रोड है यह कैथोड का कार्य करता है। इन दोनों रिएक्शंस को जब जोड़ते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से कट जाते हैं और बचा PbO2 और 4H+ और 2 SO4 2- मिलकर के H2SO4 बनाते हैं 2H2SO4, और दाएं साइड में बचा 2 PbSO4 और 2 H2O। और ये जो सेल रिएक्शन है ये पूर्ण सेल रिएक्शन है। क्योंकि ये रिवर्सेबल रिएक्शन है यानी दोनों दिशाओं में होने वाला रिएक्शन है, इसलिए इस सेल को हम लोग रिचार्ज करते हैं। यानी रिचार्ज करने के दौरान ये जो रिएक्शन है सीधे विपरीत डायरेक्शन में संपन्न होने लगता है और इस कारण से यह जो सेल है यह द्वितीयक सेल है, रिचार्जेबल है, इसे पुनः उपयोग में हम लोग ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्यूल सेल अर्थात ईंधन सेल क्या है। फ्यूल सेल जिसे हम लोग ईंधन सेल भी कहते हैं एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल ही है, लेकिन इसमें अंतर यह है कि इससे जो रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होती है उसे प्रत्यक्ष रूप से अर्थात सीधे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं और सीधे बदलकर उपयोग में भी ला देते हैं। अर्थात रासायनिक ऊर्जा को सीधे यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दें तो उस सेल को हम लोग फ्यूल सेल कहते हैं और फ्यूल सेल को ही ईंधन सेल भी कहते हैं। वैसा गैल्वेनिक सेल जिससे प्राप्त रासायनिक ऊर्जा सीधे विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है उसे ईंधन सेल या फ्यूल सेल कहते हैं। द गैल्वेनिक सेल्स which convert chemical energy of fuel directly into electrical energy are known as fuel cells। फ्यूल सेल्स के जो प्रमुख उदाहरण हैं कुछ इस प्रकार से हैं। ईंधन सेल के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं H2O2 से बना फ्यूल सेल। यहाँ H2 और O2 दोनों लिक्विफाइड स्टेज में होते हैं यानी द्रव अवस्था में होते हैं। रिलेटिव में अक्सर पूछा भी जाता है कि H2O2 से बने हुए फ्यूल सेल में H2 और O2 का अवस्था यानी स्टेट क्या होता है, दोनों लिक्विफाइड स्टेट में होते हैं। CH4 और O2 फ्यूल सेल, मिथेनॉल और O2 फ्यूल सेल। जैसे ये जो H2O2 फ्यूल सेल है इसके जो रिएक्शंस होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं। एनोड पर 2H2 + 4OH- × 4H2O + 4E-, इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ इसलिए एनोड की तरह कार्य करता है। कैथोड के जो रिएक्शन होते हैं O2 + 2H2O + 4E- → 4OH-, ये 4OH- यहाँ से कट गए, 4 इलेक्ट्रॉन कट गए और 4H2O यहाँ है, 2H2 इधर ले आएंगे तो 2H2O घटने के बाद बचा तो नेट से रिएक्शन होता है 2H2 + O2, 2H2 + O2 → 2H2O। यह सेल भविष्य का एक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत माना जा रहा है जिसे एक नाम दिया जाता है हाइड्रोजन इकोनॉमी, हाइड्रोजन आधारित अर्थव्यवस्था। ऊर्जा संकट के इस दौर में ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस निकट भविष्य में समाप्त होने की स्थिति पर है, लेकिन हाइड्रोजन पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला एलिमेंट है और ऐसी अवस्था में ऐसा माना जाता है कि जो हाइड्रोजन है यह भविष्य के ईंधन के रूप में परिणत हो सकता है और ऐसी अवस्था पर आधारित जो अर्थव्यवस्था होगी उसे एक नाम दिया गया हाइड्रोजन इकोनॉमी यानी हाइड्रोजन आधारित अर्थव्यवस्था जो हाइड्रोजन फ्यूल से ही संबंधित है। हमारे देश में जो प्रारंभ में जितने भी सैटेलाइट गए या फिर छोड़े गए उनमें अधिकांशतः इसी को प्रोपेलेंट के रूप में यानी प्रणोदक के रूप में इस्तेमाल किया गया। रॉकेट इंजन में जो ईंधन इस्तेमाल किए जाते हैं उसे हम लोग प्रणोदक या प्रोपेलेंट के नाम से जानते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन
इकोनॉमी है यह इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल से आधारित है। इसकी बड़ी विशेषता है कि यह भी है कि यह प्रदूषण मुक्त होता है। तो इस रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट है वह जल, जो वातावरण को प्रदूषित नहीं करता। यानी इस सेल की एक सबसे बड़ी विशेषता है यह प्रदूषण मुक्त होता है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है जितने भी फ्यूल सेल्स हैं सबकी इनकी एफिशिएंसी बहुत ही अधिक होती है। इनकी एफिशिएंसी 70% से लेकर 85% तक पाई गई है और यही कारण है कि इनकी दक्षता उच्च होती है, ये प्रदूषण मुक्त होते हैं, इनका परिवहन और भंडारण आसान होता है, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान होता है और यही कारण है कि इस रूप में यह भविष्य के ईंधन के रूप में देखे जा रहे हैं। अर्थात फ्यूल सेल भारत ही नहीं पूरी दुनिया के एक भविष्य के ईंधन के रूप में देखे जा रहे हैं। आज भी इनका इस्तेमाल होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इनका इस्तेमाल प्रणोदक के रूप में यानी प्रोपेलेंट के रूप में रॉकेट इंजन में अभी हो रहा है। यदि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।